हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 7th क्लास है और चैप्टर नंबर आज हम 6 को देखेंगे। 5th में हम लोग आपका जल को पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा उसमें बच गया था, तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोग घर से उसको रिविजन कर लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो चैप्टर नंबर 6 हमारे सामने है और इस चैप्टर नंबर 6 में हम लोग मानव पर्यावरण, थोड़ा सा हाइलाइटर मोटा कर लेंगे ताकि अच्छा लगे। मानव पर्यावरण और अंतःक्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। उष्ण माने गर्म होता है, कटिबंध माने जोन होता है, उपोष्ण मतलब आपका होता है ठंडा और गर्म से थोड़ा सा ऊपर, गर्म से उस वाले क्षेत्र की हम लोग आपका बात करेंगे और देखेंगे। चैप्टर जैसे कि पता है एक कहानी से, छोटी सी कहानी से शुरू होगा और उसी के साथ हम इसको लिंक करके पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि रेणुका बहुत उत्साहित है। उत्साहित का मतलब होता है किसी जानने के लिए, किसी चीज की क्यूरियोसिटी जो हमारे अंदर पैदा होती है, हम उसको क्या कहते हैं कि बड़ी क्यूरियोसिटी है। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग वाइल्ड लाइफ आपके फोटोग्राफर होते हैं, जो जो हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर है, रिजर्व है, उनकी आपका पिक्चर क्लिक करते हैं वहाँ के जानवर। आपने बहुत बार देखा होगा, उसकी वीडियोस बनाते हैं, लायन कुछ खा रहा है, घूम रहा है, वॉक कर रहा है। तो ये सारे काम कौन करते हैं? जो आपका वर्ल्ड लाइफ, जो आपके फोटोग्राफर होते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। कह रहे हैं वो उसके चाचा हैं और वो 4 महीने बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं तथा बहुत यात्रा करते हैं। छोटी उम्र में रेणुका की रुचि वन्य जीव और वनों में थी। किसमें थी? वन्य जीव और वनों में। जब चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों को उसका परिचय कराया, टूरिस्ट स्थलों और वहां के रहने वाले लोग उनकी तस्वीर हमेशा आकर्षित करती रही। क्या करती रही? उनको हमेशा आकर्षित आपका करती रही। ये देखिए, विश्व के लगभग भागों के निवासी, ये आपको दिख रहे हैं। ठीक। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इसमें कुछ लोग आपका शुष्क रेगिस्तान, तो कुछ आपका बर्फीले प्रदेश, कुछ आपका गर्म और नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझे कितने अच्छे दिखते हैं। रेणुका ने कहा कि वे कितने ही भले अलग हैं, लेकिन उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत चीजों की आवश्यकता ही समान रहती है। आप कहीं भी हों, कैसे भी हों, कपड़ा, रोटी, मकान सब आपको, सबको चाहिए। श्रीकांत के चाचा ने कहा कि उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह खेलते हैं, कभी झगड़ा करते हैं तो कभी समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू काम करते हैं और साथ में अपनी फैमिली की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं। वन्य जीव की शुरुआत प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। मछली पकड़ना, ये सारे काम जो है आपका करते हैं। ठीक। तो ये एक उन्होंने बेसिक चीजें जो है आपका बताई और अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले लोगों को इसमें देखा। अगर आप गौर से देखोगे ना, तो आपको इनके अंदर वेरिएशन यानी कि अंतर नजर। आगे बढ़े। अब आप थोड़ा सा देखेंगे अमेजन बेसिन का जीव। एक जंगल है बहुत बड़े, अमेजन।
बेसिन मतलब किसी का क्षेत्र का एरिया, और जीवन मतलब वहां के रहने वाले लोगों की लाइफ। तो ये हो गया अमेजन बेसिन। कहीं पर कोई लोग रह रहे हैं तो उनका क्षेत्र बेसिकली जीवन कैसा है, इसी पर हमको कह रहे हैं अमेजन बेसिन। ठीक है, ये हमको देखना है कि अमेजन बेसिन क्या है। तो सबसे पहले आप, ये है साउथ अमेरिका। इतना ना देखकर आप साउथ अमेरिका को, जहां तक अमेजन नदी बहती है, इतना आपका देख लीजिए। कहीं आपको अमेजन नदी दिखाई दे रही है क्या, बताइए। तो आपको बहुत सारे सोर्स अमेजन नदी में आते हुए, गिरते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ बनाएगी अमेजन नदी का मुहान ओरोनिको के आसपास। तो सबसे पहले अमेजन नदी देखिए कि अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। आगे बढ़ जाए। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित होता है। तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय प्रदेश को बनाया जाए। अब एक बार देख लूं, यहाँ इसमें मैप दिया है कि नहीं दिया। चलिए, अब मुझे बनाना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि क्या होता है उष्णकटिबंधीय प्रदेश। ध्यान दीजिए, ये हुई आपकी पृथ्वी, ठीक, और पृथ्वी के बीचों बीच से निकलती है एक आपकी रेखा, ठीक, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री कर्क रेखा। इधर ऊपर से निकलती है दो रेखाएं, जिसको कहा गया है कर्क रेखा, एक को कहा गया है मकर रेखा। देख लिया। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का पार्ट है, ये 23 हाफ उत्तरी गोलार्ध, ये 23 हाफ दक्षिणी गोलार्ध का जो बीच का रीजन है, इसी को हमने देखा। ठीक, ये क्या बता रहे हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के स्थित भूभाग को, रेखा को भूमध्य रेखा के दक्षिण के भाग में भूमध्य प्रदेश रेखा। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहाँ है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। ठीक, अब है 0 डिग्री पर, मैंने आपको बताई है भूमध्य रेखा। तो इसके 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में आपको दिखाई, इसी क्षेत्र को कहते हैं भूमध्य प्रदेशीय रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य प्रदेशीय रेखा। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दीजिए कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर तक पहुंचती है। कहां से निकलती है, पश्चिम से निकलकर पूर्व में अंध महासागर तक पहुंचती है। यहाँ से निकल जाती है इस तरीके से, और आप इसको देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए कि आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है। भूमध्य का क्षेत्र आपका
मान लीजिए ये आपके 0 डिग्री है तो 10 डिग्री इधर 10 डिग्री इधर तक भूमध्य रेखा का क्षेत्र आपका पाया जाता है। जिस स्थान पर कोई नदी जल राशि पर मिलती है उसी को उसका मुहाना कहते हैं। मुहाना इन द सेंस जब कोई राशि कोई नदी किसी में आकर मिल जाए, मान लीजिए ये नदी बह रही है और यहाँ आकर मिल जाए तो ये नदी का मुहाना बनेगा, इधर ये नदी का मुहाना बन जाएगा। तो आपको मुहाना भी क्लियर होना चाहिए। देखिए चलिए देख लिया। अब अमेजन नदी के में बहुत सारी सहायक नदियां जो है आकर आपका मिलती हैं और अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। नदी बेसिन ब्राजील के भागों में, पेरू के कुछ भाग, पेरू आपका तट है के भागों में, आपका बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला के छोटे भागों में आप प्रवाहित होती हैं। क्या आप इस बेसिन में स्थित देशों के नाम जानते हो जो भूमध्य रेखा से होकर गुजरती हैं? देखिए इक्वाडोर में भी इसका है, कोलंबिया में, वेनेजुला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये सारा क्या है आप, और ये रहा पेरू, ये कोस्टल एरिया है पेरू का, ठीक है। ये सारी जो देश हैं इनसे कुछ छोटी छोटी नदियां आती हैं और जो क्या होता है ये नदियां आपका वहां पहुंचती हैं और उसमें आकर मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए, बात करेंगे क्लाइमेट की, जलवायु, जल प्लस वायु यानी कि जलवायु। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास है। भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री के आसपास है। क्लियर हो गया? भूमध्य रेखा जहां भी आए तो सबसे पहला विचार आना चाहिए आपका 0 डिग्री का, ठीक। पूरे वर्ष गर्म एवं नम्य जलवायु रहती है। यह मौसम दिन एवं रात दोनों समय लगभग समान रूप से रहता है, गर्म और आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट आपकी महसूस होती है। प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह बिना किसी पूर्व चेतावनी के दिन का तापमान उच्च और आर्द्र अति होता है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्र जैसी स्थिति जो है आपकी बनी रहती है। कैसी रहती है? आप देखते होंगे एक टाइम आता है गर्मी का, आपने कपड़े बाहर गेरे या आप बाहर निकले तो आपके कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएंगे और आपको तेज धूप लगेगी जो आपकी स्किन में आपका पिंच करेगी। लेकिन एक मौसम ऐसा आता है कि ना तो आपके कपड़े सूखते हैं धूप में और आपको चिपचिपाहट सी महसूस होती है, अजीब सा, आप बोलते हैं कि आदत ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, मेरा पसीना नहीं सूख रहा है, मेरे को चिपचिपाहट महसूस हो रही है, ठीक। और अजीब सा आपको घुटन सी महसूस होती है। तो वो कब होती है? जब आपका आर्द्रता उच्च हो जाती है, ठीक है। अब देखिए आर्द्रता उच्च होगी यानी कि जो हमारी धूप है वो टेम्परेचर को नहीं सोख पा रही, यानी कि जो बाष्पीकृत होना चाहिए था जल वो नहीं हो रहा है, वो वहीं घूम रहा है। तो हमको चिपचिपाहट से अपने शरीर पर महसूस दिखाई देती है। और अगर हम एसी में चले जाएं तो एसी क्या करती है, वो चिपचिपाहट को जो शुष्क होती है उसको वो सोख लेती है और हमको ठंडा महसूस कराती है। तो हम क्या ढूंढते हैं ऐसे समय में कि भैया एसी मिल जाए। क्लियर है? देख लिया? तो इस तरीके से ये होती है। और
कोई बिना किसी पूर्व चेतावनी के। अब आप देखते हैं जब गर्म होता है टेम्परेचर ज्यादा दिखाई देगा, आर्द्र मतलब टेम्परेचर अच्छा है तो पानी वाष्पीकृत ज्यादा होगा, तो आर्द्रता कम रहेगी। अगर पानी वाष्पीकृत नहीं हो रहा है तो आर्द्रता क्या है आपकी, बनी रहती है। ठीक है, क्लियर है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से देख लीजिए, एक बार देख लें। फिर उसके बाद जो आपके वर्षा वन है, जहाँ पर आप जिनको रेन फॉरेस्ट वन कहा जाता है, उनको हम लोग देखेंगे। तो एक बार अमेजन बेसिन की जलवायु कैसी थी एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए देख लिया, आगे बढ़ते। अच्छा, इनकी बात करें वर्षा वन। प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण भूमि में सघन वन हो जाते हैं। आप देखते हैं कि कहीं पर आपके बहुत ज्यादा वर्षा वन होते हैं, बारिश होती है, कोस्टल एरिया होगी, कहीं पर आपके पास जैसे मान लीजिए कोस्टल एरिया है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर पड़ा, ह्यूमिडिटी मतलब जो वाष्प करके ऊपर उठा, पर्वतों के सारे उड़ती है और आपके टकरा कर और वहाँ बारिश करती है। तो ऐसे जगह सघन जो वन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। इन वन ये सघन होते हैं, कैसे होते हैं, सघन की पत्ती तथा शाखाओं में छत जैसी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य की प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यह भूमि प्रकाश रहित एवं नम्र बनी रहती है। केवल वनस्पति पनप सकती है, जिसमें छाया बढ़ने की क्षमता होती है। परजीवी पौधों के रूप में अकार्डिक बेलाटिक पैदा हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं आपको दिखाई देते हैं। और आपने देखा होगा जहाँ पर बारिश ज्यादा होती है तो ऐसे कुछ वन आपको दिखाई देंगे। आप देखते हैं जो पेड़ होते हैं उनकी शाखाओं पर भी काई जम जाती है और हाँ इस तरीके से दिखाई देगा। ये कुछ अमेजन बेसिन के आपके वन के कुछ चित्र हैं जो आप देख पा रहे हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टोकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षातिया, मकाऊ और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार की आपकी पक्षी पाए जाते हैं। सामान्यतः पक्षी विभिन्न के होते हैं। यहाँ पर पाए जाते हैं प्राणी, चींटियां और यहाँ पर आपके बंदर और आपके टेपर, सर्प, सर्पिलाकार विभिन्न प्रजाति के के जानवर यहाँ पर आपके सांप वगैरह हमको देखने के लिए मिलते हैं। और आप देखिए ये वाला एक पक्षी है टूकन, ये आपको उत्तराखंड में भी मिलता है, कुछ इससे मिलता जुलता है। देखेंगे आप, उसकी चोंच थोड़ी नीचे होती है। कैसा मिलता है, ऐसा मिलता है ना आपको देखने के लिए, आपने बहुत बार देखा होगा। और कुछ क्या होता है, थोड़ी सी उसकी चोंच बहुत बार नीचे को भी होती है। ठीक, ऐसा आपको देखने के लिए। ठीक, वहाँ टोकन है। अब यहाँ एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मुझे इसके विषय में पता नहीं है। मगरमच्छ, सांप, अजगर, एनाकोंडा, बुआ जैसी प्रजातियां हैं। अतिरिक्त यहाँ कीड़े मकोड़े, निवासी मांस खाने वाली परगाय मछलियां और बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनसे ये आपका बहुत बड़ा आपका संपन्न कैसा है ये क्षेत्र आपको दिखाई देगा।
ये आपका बहुत संपन्न एरिया जो है यहाँ पर दिखाई देगा, और जो शेष है इस लेक्चर का हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपका देख लेंगे। फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, अगली कक्षा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।